हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने इन दो टर्मिनोलॉजी को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, दैट इज रिलक्टेंस एंड परमेबिलिटी। चूँकि समय की कमी रह गई थी, हमने बहुत बेसिक से हर चीज़ों को डील कर लिया था। अब इनमें समय आपको नहीं लगेगा। रिलक्टिविटी, परमियंस, रिटेंटिविटी, है ना। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है। अगर आपने पहला क्लास बहुत अच्छे से किया है तो इसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाला है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं अपन। रिलक्टेंस के बाद रिलक्टिविटी, है ना। सारा रिलेशन हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से किस तरह से रिलेट करता है। कंडक्टेंस जहां पे होता है जी, यहाँ परमियंस हो जाता है। तो रिलक्टिविटी की चर्चा आज अपन करने वाले हैं। चलिए अपन चर्चा जो करने वाले हैं अबाउट रिलक्टिविटी। आज का चर्चा है रिलक्टिविटी। नाम से पकड़िए, है ना। रिलक्टिविटी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टिविटी, है ना। रिलक्टिविटी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी परमेबिलिटी, है ना। ऐसा रिलेशन रहता है। तो आइए अब रिलक्टिविटी की चर्चा करते हैं। हमने परमेबिलिटी की चर्चा कर लिया, अब रिलक्टिविटी रह गया। देखिए हमने रेजिस्टेंस देखा तो रिलक्टेंस देखा, है ना। हमने परमेबिलिटी देखा तो इसके लिए क्या था, आपका कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कंडक्टिविटी का रोल करता है प्ले, मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी का रोल प्ले करता है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या रोल प्ले करता है इसको देखिए। इसको क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो मैग्नेटिक सर्किट में होता है रिलक्टिविटी। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टिविटी। तो ध्यान समझिए, रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन है, कंडक्टिविटी का उल्टा कौन है, रेजिस्टिविटी। तो यहां पर ये क्या है, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का उल्टा क्या होगा, रिलक्टिविटी। क्या होगा, रिलक्टिविटी। परमेबिलिटी का उल्टा क्या होगा, रिलक्टिविटी। तो आइए जी, आइए, है ना। रिलक्टिविटी जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल परिपथ में रेजिस्टिविटी पदार्थ पर या उस मटेरियल पर, उस कंडक्टर पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टिविटी परमेबिलिटी का इन्वर्स यानी विलोम होता है ना। यानी आपसे बोलता है रिलक्टिविटी, तो ये किसके इन्वर्स होगा, परमेबिलिटी के। इसकी इकाई क्या है, हेनरी पर मीटर। तो इसकी इकाई क्या होगी, रिलक्टिविटी की इकाई क्या होगी, मीटर पर हेनरी। क्या होगी, मीटर पर हेनरी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी संदेह और कंफ्यूजन होगा। कोई भी संदेह या कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं हो सकती। क्लियर है, ठीक है ना। तो क्लियर सबको टर्मिनोलॉजी से, वहां रेजिस्टिविटी, यहाँ रिलक्टिविटी, वहां कंडक्टिविटी, यहाँ परमेबिलिटी, वहां कंडक्टेंस, यहाँ परमियंस। ओके, तो एक टर्म फिर आने वाला आपके सामने, दैट इज, ये भी हो गया
नाउ परमियंस, परमियंस क्या है? जैसे वहां पे कंडक्टेंस है, यहां पे परमियंस है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस है जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो यहां पे परमियंस रिलक्टेंस का उल्टा होगा। तो परमियंस अब नेक्स्ट टर्म है। अब आप आई होप सो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। परमियंस, परमियंस यह क्या होता है? इट इज इनवर्स ऑफ रिलक्टेंस। जिस तरीके से रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का उल्टा होता है परमियंस। तो परमियंस का आपसे यूनिट पूछ देगा, परमियंस का आपको यूनिट पूछेगा तो 1/, रिलक्टेंस का इकाई क्या होता है आपको कि सर एम्पियर टर्न, यानी एमएमएफ बटा क्या? फ्लक्स बटा वेबर। तो सर परमियंस का क्या हो गया? इसका उल्टा, वेबर पर एम्पियर टर्न, वेबर पर एम्पियर टर्न। यह इनवर्स, इट इज इनवर्स ऑफ रिलक्टेंस। यह रिलक्टेंस का क्या होता है? इनवर्स होता है। रिलक्टेंस का क्या होता है जी? इनवर्स होता है। किसी को कोई समस्या है तो बताएंगे, किसी को कोई भी समस्या है तो बताएंगे जी। क्लियर है? आइए पहला फॉर्मूला, अगर कभी एग्जाम में ये पूछ दे रिलक्टेंस और परमेबिलिटी एक दूसरे क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स नहीं होता, इनवर्स मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। मतलब अगर जैसे कि अभी करा ना, जैसे R बराबर 1/, परमियंस ये इनवर्स है और इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जा सकता है। लेकिन R बराबर 1/, म्यू को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। इनवर्सली डायरेक्ट इनवर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ यही नहीं बराबर है, और भी समानुपाती है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जा सकता है। इसको विलोम बोला जा सकता है और इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रमानुपाती, नॉट विथ क्रम, है ना। चलिए ये भी बात हो गई, तो ये भी टर्मिनोलॉजी अपन सीख गए। अब कौन सा टर्मिनोलॉजी रह गया? आइए, ये डन, ये डन। नाउ रिलक्टिविटी, नाम आ रहा है कैसा? रिटेंटिविटी। रिलक्टिविटी तो हो गया, रिटेंटिविटी। ये जब BH पर आप पढ़ोगे ना तब आपको इसके बारे में पता चलता है, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूं। आइए, रिटेंटिविटी, अनदर टर्म इज रिटेंटिविटी, अनदर टर्म इज रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जी BS कर्व में, है ना। अगर किसी को BS कर्व का थोड़ा सा भी याद है, BS कर्व थोड़ा सा भी पता है तो थोड़ा सा देखें। BS कर्व देखिए, ये यहाँ से जाता है, उसके बाद ये लौटता है। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे आता है ना। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी, है ना, कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी।
तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हाइट है ना, ये ओ मान लो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के हाइट को मान लो ये ओ बी। तो ओ बी कहलाता है रिटेंटिविटी, है ना। ओ बी क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ कर्सिविटी, तो इसकी चर्चा आगे होगी। तो बी एच कर्व के अंदर ऐसा होता है, ये बी है और ये एच है, इंटेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। यहाँ बी अगर दिख गया, ऑलरेडी बी है, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पी कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, पी कर देता हूँ। तो ओ पी, तो ओ पी, ओ पी क्या है, रिटेंटिविटी को बताता है। मतलब क्या है पहले इसको समझिए आप, है ना। मतलब क्या है पहले इसको समझिए। कहता है कि ये मान लो कोई लोहा का पीस है ना, लोहा का पीस है। इसको हम मैग्नेट के आसपास अगर लाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हैं, तो इसमें भी चुंबकत्व गुण आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है। बिल्कुल, ये अगर एन पोल एस पोल का चुंबक लाए तो इधर एस बन जाएगा, इधर एन बन जाएगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकत्व गुण रखेगा। अगर इसके नियर से हम उस चुंबक को हटा लेते हैं तो भी ये फ्लक्स, अब इसमें मैग्नेटिज्म का गुण एकदम जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसमें चुंबकत्व गुण कुछ ना कुछ रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर चुंबक से किसी कील को, कांटी को एक बार अटैच कर देना, तो ऑब्वियसली चुंबक किसी कांटी को, कील को चिपका लेगा अपने में। उसके बाद दोनों को पृथक कर दो, अलग कर दो, तो उसके बाद उस कील में भी मैग्नेटिज्म थोड़ा ना थोड़ा रहता है, 100% नहीं रहेगा पर थोड़ा ना थोड़ा रहेगा। अब उसको किसी दूसरे लोहे से करो तो टच, तो वो टच चिपकेगा, लोहा ही लोहा आपस में चिपकेगा, जबकि उसमें कोई भी चुंबक नहीं है, क्योंकि एक में पहले के कारण दूसरे में कुछ न कुछ चुंबकत्व का गुण रह चुका है, और चुंबक के वह मिनिमम गुण रहने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। मतलब रिटेन करना, अपने आप में कुछ न कुछ रख लेना, रिटेन कर लेना, मतलब अपने आप में कुछ न कुछ रख लेना, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, उसी को बोलते हैं अपन क्या, रिटेंटिविटी। आइए इस बारे में समझते हैं, इसको थोड़ा सा 2-4 लाइन में आप लोगों को समझाते हैं। जब किसी चुंबक को किसी धातु या मेटल्स, या आप कह सकते हो मटेरियल्स, या आप कह सकते हो मटेरियल्स के समीप लाया जाता है। जब किसी चुंबक को किसी धातु या मेटल्स या मटेरियल्स के समीप लाया जाता है, तब उस मटेरियल यानी धातु में भी चुंबकीय गुण आ जाता है, तथा बाद में चुंबक को हटा लेने पर भी उस चुंबक में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज
कुछ ना कुछ क्या चुंबकीय गुण रह जाता है। इस गुण को रिटेंटिविटी कहते हैं, रिटेंटिविटी कहा जाता है। क्लियर है इंग्लिश वाले? इफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल, ध्यान रखना, इफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल्स comes near close to any materials or any iron piece, then that iron piece also behaves like a magnetism or magnetic part. Either if we remove main part of magnet, then this behaves which retains some magnetism or magnetic property. This magnetic property या दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड रिटेंटिविटी। क्लियर? ये सब में नहीं होगा। लोहा के पास लाके चुंबक रख के चले जाओ तो क्या वो रखेगा का बिहेवियर? ऐसा नहीं रखेगा। यानी चुंबक किसी लोहे या मटेरियल, अच्छा मटेरियल के पास रखोगे तभी उस पे चुंबकीय गुण आ सकता है। और ये लोहा में बहुत बढ़िया होता है। तो लोहा एक रिटेन करता है। लोहा में एक बार आप फील्ड दे दो या कॉइल दे के सप्लाई दे दो और फिर सप्लाई हटा लो, फिर भी उस लोहा में वो विद्यमान रह जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। इसलिए तो हिस्टैरिसीस लूप पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये लूप जितना बड़ा लॉस उतना ही बड़ा। अब समझिए, एक बार अगर आपने सप्लाई दे दिया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दिया, तो उस सप्लाई को चाहे आप जीरो भी कर लो, जीरो भी कर दो, फिर भी इतना उसके अंदर कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिज्म गुण बाकी रह जाता है। ये जीरो नहीं हो सकता। अगर इसको जीरो करोगे, नेगेटिव चार्ज देके तब जीरो करोगे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसमें रह जाएगा, है ना। तो फिलहाल आई होप सो इसको भी आपने समझ लिया होगा। थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाँ, क्लियर? तो इसी चीज को बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसी चीज को क्या बोलते हैं जी? रिटेंटिविटी। ये क्या होता है इस मैग्नेट में, मोटर वगैरह में भी आप देखोगे। इसीलिए अब ये जो स्मॉल अमाउंट का, वो और समझिए, आपने मोटर पढ़ा, आगे आप लोगों ने नहीं पढ़ा, हालांकि बहुत सारे बैच में हमने पढ़ा भी दिया है। अब सोचिए, सर डीसी मशीन पढ़े हैं? हाँ, डीसी मशीन में वोल्टेज जो बिल्ड होता है, क्योंकि फील्ड दोनों होते हैं, पहले से परमानेंट मैग्नेट तो कोई भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी जब आप रोटेशन करते हो तो कहते हैं कि वो कंडक्टर किसको कट कर रहा? फील्ड को कट कर रहा। अरे भाई, पहले जब सप्लाई दिए ही नहीं है, सेल्फ एक्साइटेड है अगर मशीन और सप्लाई दिए ही नहीं, तो किसको कट कर रहा है? कहाँ है फील्ड? तो हर पोल पर रेजिडुअल फ्लक्स होता है। रेजिडुअल फ्लक्स मतलब स्मॉल मात्रा में फ्लक्स। वो कैसे होता है कि जब मशीन बनाया जाता है तभी उसमें क्या करते हैं, वाइंडिंग देके सप्लाई देके छोड़ देते हैं और फिर हटा देते हैं, मशीन को बेचने के लिए भेज देते हैं। और वो कई सालों तक उसमें वो प्रॉपर्टी विद्यमान रहता है, मतलब बहुत दिन तक नहीं, कुछ महीनों तक विद्यमान रहता है, कुछ सालों तक विद्यमान रहता है। अगर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, अगर आपने मोटर का डेली इस्तेमाल किया तो वो फिर विद्यमान कंटिन्यू रहता है ना। चलिए बात हम करें, क्योंकि बाद में फिर उस पर वाइंडिंग चल जाता है, करंट जाता है, तो वो तो मैग्नेट बन ही जाता है। आइए, इसी गुण के कारण किसी लोहे पर यदि कॉइल लपेट कर धारा प्रवाहित करते हैं, तथा बाद में सप्लाई हटाने के बाद भी उस लोहे पर चुंबकीय
गुण यानी मैग्नेटिज्म रहता है, रेजिडुअल फ्लक्स, इसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। मतलब लोहे में कुछ न कुछ गुण रहता है, इसलिए तो कहते हैं कि लोहे पे चुंबकीय गुण है स्थित कुछ न कुछ, है ना। और वही टेम्पोररी पोल या रेजिडुअल फ्लक्स का काम करता है। एक जेनरेटर में पहले से कोई भी फील्ड नहीं रहता, फिर भी जब आप उसको घुमाते हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे के पोल पे पहले से रेजिडुअल फ्लक्स होता है। मतलब जब वो मोटर बनाया होगा कंपनी ने, उस पे सप्लाई में उसके पोल पर जो वाइंडिंग की गई है उसमें सप्लाई देके एक बार छोड़ दिया होगा, है ना। सप्लाई दे दिया और फिर वो बेचने के लिए बेच दिया, तो वो सप्लाई जब दिया होगा तो पोल बना होगा। अब पोल पे आपने सप्लाई भले ही हटा लिया, बाद में पोल पे आपने क्या किया, भले ही सप्लाई बाद में हटा लिया, तुरंत अभी हटा लिया, तो वो लोहा जो है उस पर चुंबकीय गुण आ चुका है। जब आप जनरेटर आप कहीं बनाओगे, लेके जाए और जनरेटर अब आप कहीं यूज करोगे, तो जैसे आप घुमाओगे तो वो चुंबकीय थोड़े से गुण को कट करेगा, तो थोड़ा ही में उत्पन्न करेगा और वही वोल्टेज बिल्डिंग अप करने में सहायता करता है। तब जनरेटर धीरे 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 ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न कर लेने लगता है। मतलब को समझिए, अगर किसी को थोड़ी सी जनरेटर की चर्चा हो या मशीन वगैरह के बारे में जानकारी लेनी हो, मान लो कोई मशीन है 2 पोल मशीन है, और समझिएगा अगर कोई जनरेटर है, इस पे कंडक्टर है, और ये जो पोल परमानेंट पोल तो रखते नहीं, लोहा परमानेंट तो रहता नहीं। आपने क्या किया, यहाँ पे सप्लाई दे रखा है, यहाँ पे सप्लाई दे रखा है, और यहाँ से फील्ड सप्लाई देते हैं। तो ध्यान से समझिए, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, पहले क्या करते हैं ना, रेजिडुअल फ्लक्स देके जब हम इस मोटर को बनाए और भेजते हैं तो यहाँ पे सप्लाई एक बार देके छोड़ देते हैं। जैसे सप्लाई हमने दे दिया तो यहाँ एन पोल बना और यहाँ पे एस पोल बन गया, पोल का निर्माण कर लिया। अब आप कंपनी क्या करेगा, इस सप्लाई को हटा दिया तो सप्लाई आप भले ही काट दो, यहाँ पे सप्लाई आप भले ही काट दो, लेकिन ये स्मॉल मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में इस पोल पर, इस लोहे पर, ये जो लोहा है इस लोहे पे क्या आ जाता है, रेजिडुअल फ्लक्स। सर ये रेजिडुअल फ्लक्स क्या है? अब देखिए, इसी का यूज होता है आगे। जब ये मशीन बन के तैयार हुआ, किसी दुकान में आया, हम लोग उसको लेके आते हैं और इसको जनरेटर बनाना है, तो होगा क्या समझिएगा, होगा क्या। जब आप जनरेटर को, जैसे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है ना, सेल्फ एक्साइटेड खुद ही के एक्साइटेशन से फील्ड बनाता है। मान लो आपने घुमाया तो भाई कोई परमानेंट मैग्नेट है नहीं, तो किसको कट करेगा, कहां से उत्पन्न होगा यहाँ। तो इसीलिए ये छोटे अमाउंट का, जो स्मॉल अमाउंट का फ्लक्स है ना, रेजिडुअल फ्लक्स, ये देखिएगा जो स्मॉल अमाउंट का रेजिडुअल फ्लक्स है ना, ये जो पहले से कंपनी ने दे रखा है रेजिडुअल फ्लक्स जिसको बोल रहे हैं, ये स्मॉल उसको कट करता है। तो बहुत छोटे अमाउंट को कट करने से क्या उत्पन्न होता है जी, छोटा मात्रा में वोल्टेज। बहुत छोटे मात्रा में फ्लक्स को कट करने से बहुत छोटा मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न हुआ। अब यही वोल्टेज, इसी का कनेक्शन वायरिंग के साथ जब देखोगे मशीन में, इसी का कनेक्शन कहां से होता है सर, इसी के कंडक्टर का कनेक्शन इससे होता है, आर्मेचर के वाइंडिंग से। तो अपन जब इसको घुमाते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग घुमा, तो यही आर्मेचर पर जो ईएमएफ बहुत छोटा अमाउंट का उत्पन्न हुआ, यही अब क्या किया, इस फील्ड को सप्लाई दिया। तो फील्ड को सप्लाई दिया तो पहले कम फ्लक्स था, यहाँ पे पहले फाई था, अब इस करंट के जाने के कारण थोड़ा सा और फ्लक्स बढ़ गया, तो फ्लक्स की मात्रा बढ़ गया। अब इसको ज्यादा फ्लक्स दिया तो ज्यादा फ्लक्स को ये कट करेगा, फिर ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न हुआ, तो इसी को वोल्टेज बिल्डअप पोल कहते हैं। धीरे धीरे वोल्टेज जनरेटर में कितना हो जाता है सर, देखिए इतना वोल्टेज हो जाता है। थोड़ा थोड़ा वोल्टेज करते करते जनरेटर वोल्टेज शुरुआत में रेजिडुअल फ्लक्स का थोड़ा बहुत कम वोल्टेज होता है यहाँ जनरेटर में, जब आप घुमा रहे हो शुरू करते हो बहुत कम वोल्टेज है, धीरे धीरे घूमते जाता है जनरेटर, ज्यादा ज्यादा फ्लक्स को कट करता है और एक टाइम में रेटेड वोल्टेज मिल जाता है। आपको कितना वोल्टेज की रेटेड वोल्टेज आपके जनरेटर में मिल जाता है, फिक्स वोल्टेज।
अब मैग्नेटिक कोर सेचुरेट कर जाता है और फिक्स वोल्टेज मिलता है। हालांकि बहुत बच्चे ने मशीन नहीं पढ़ा हुआ तो शायद ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा, आपको इसको आगे ये सब चीज़ समझ आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ फिलहाल आपको बहुत अच्छे समझ आएगा आ गया है। ये सब की इकाई भी याद रखिएगा, है ना। और रिटेंटिविटी हालांकि कोई ऐसी इकाई नहीं होती, ये तो इसकी गुण है जिसके पता में बताता है। आई होप सो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।